नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टाफिंग प्रोसेस। एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्रोसेस लिखते हो, चाहे वो प्लानिंग की थी, चाहे ऑर्गेनाइजिंग थी, चाहे किसी भी चीज़ की थी, वो स्टेप वाइज होनी चाहिए। इट मस्ट बी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं जो वन बाय वन ही परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आपने एक भी स्टेप ऊपर नीचे कर दिया तो उसके आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट स्टाफिंग फंक्शन। नंबर 1 इज़ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है टू सी द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, कि आपके यहाँ पर कितने लोग अवेलेबल हैं, यानी कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितनों की आपको ज़रूरत है। ऑलरेडी अवेलेबल कितने और रिक्वायरमेंट भी कितनों की है, ये हम सभी इन दोनों चीज़ों को जज करते हैं अंडर द स्टेप ऑफ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एंड to estimate the manpower requirement, we have to do two analysis. The number one is workload analysis and number two is workforce analysis. Under the workload analysis, it would enable an assessment of the number and type of human resource necessary for the performance of various jobs, which means कि ये बताता है कि एक assessment करता है कि कितने numbers, यानी कि quantity की बात हो रही है, and the type of human resources necessary, यानी कि कितने लोग हमें चाहिए और किस टाइप के हमें लोग चाहिए, कौन सी जॉब पोजीशन के लिए हमें लोग चाहिए जो हमारे यहाँ पर अलग अलग जॉब्स को परफॉर्म कर सकते हो, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। नंबर 2 एनालिसिस इज वर्कफोर्स एनालिसिस। इट वुड रिवील द नंबर एंड टाइप अवेलेबल। ये बताएगा कि हमारे पास अवेलेबल कितने हैं। पहले वाले जो एनालिसिस था वर्कलोड में, उसने तो ये बताया कि हमें कौन से नंबर और टाइप चाहिए। जो दूसरी एनालिसिस है वर्कफोर्स एनालिसिस, वो हमें ये बताती है कि कौन से अवेलेबल हैं हमारे पास, कितने अवेलेबल हैं और कौन से अवेलेबल हैं। और यही एनालिसिस हमें ये बताती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ है, ओवर स्टाफ है या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। अगर अंडर स्टाफ्ड होता है तो भी हम उसके लिए कुछ एक्शन लेते हैं, आगे फर्दर वैकेंसीज़ को फिलअप करने का काम करते हैं। अगर ओवर स्टाफ होता है तो अगर ट्रांसफ़र वगैरह या जो भी हमें सॉल्यूशन लगता है वो हम करते हैं। देन जब हमने एस्टिमेट कर लिया मैन पावर रिक्वायरमेंट के बारे में, तो हम चलते हैं फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तरफ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि रिक्रूटमेंट मतलब जैसे कि इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस जहाँ पर हम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं टू अप्लाई फॉर जॉब। जैसे कि अगर हम एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो वी हैव डन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। हमने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फॉलो किया, जिसके अंदर हमने कैंडिडेट्स को बताया। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स मीन्स जो उस जॉब पोजीशन पे काम करना चाहते हो या जो लोग ये सोचते हैं कि वो उस जॉब पोजीशन के लायक है। तो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को इनवाइट करना टू अप्लाई फॉर दैट जॉब। जिस जॉब पोजीशन के लिए आप कैंडिडेट्स को इनवाइट करना चाहते हो, वो उस जॉब के लिए अपने आप को इनवाइट करें। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इट इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल। सो जो भी कंपनी के लिए सुटेबल होता है वो सोर्स हम यूज़ करते हैं रिक्रूटमेंट का, और इसके बारे में भी डिटेल में हमें आगे पढ़ना है। देन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस को एक नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर हम एलिमिनेट करते हैं, एक तरीके से कह सकते हो कि छटनी करते हैं। रिक्रूटमेंट में तो हमारे पास सारे लोग आ जाते हैं जो, तो इसके अंदर हम लोग जैसे रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हम लोगों ने वहाँ पे तो हमने एप्लीकेशंस इनवाइट करी, लोगों को कहा कि आप अप्लाई करो जॉब के लिए। तो हो सकता है हमारे पास वैकेंसी 2 हो लेकिन हमारे पास 200 एप्लीकेशंस आ जाएँ, तो हम सबको तो रख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वैकेंसी तो 2 ही हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में उन्हीं चीज़ों को हम हटाते हैं, उन्हीं एक्सेस एप्लीकेशंस को या अनवांटेड अनफिट एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस में हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन के पास बेस्ट आए, जितने भी अवेलेबल हैं वी हैव टू चूज़ द बेस्ट अमंग अवेलेबल। एंड उसके अलावा जिस पर्सन को हमने सिलेक्ट किया, द पर्सन हु हैव सिलेक्टेड, इट मस्ट इन्हांस हिज और हर सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज। ये उसकी सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज को भी इन्हांस करता हो, बढ़ाता हो। सो पहले में हमने मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया, देन उसी के अकॉर्डिंग हमने इनवाइट किया एप्लीकेशंस रिक्रूटमेंट के अंदर। सिलेक्शन में हमने बेस्ट को चूज़ करने का काम किया। देन अब जिसको हम सिलेक्ट कर चुके हैं, अब उसका होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मीन्स कि उस पर्सन ने उस जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है फॉर विच ही और शी हैज़ बिन सिलेक्टेड। जिस पोजीशन के लिए हमने उसको सिलेक्ट किया है उसने वो जॉब पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया है। बट अब कोई भी एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, काम करने का एक अपना तरीका होता है। सो
एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विद हिज कोलीग्स, विद हिज सबॉर्डिनेट, विद हिज सुपीरियर्स, कि किस किस के साथ बैठ के वो काम करने वाले हैं, कौन उसके बॉस रहेंगे या कौन उसके अंडर काम करेंगे। तो एक पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंड दैट इज़ नोन एज ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट हो गया, ओरिएंटेशन भी हो गया, देन होती है उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। अब नया नया काम है तो समटाइम्स ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। सो ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग का मतलब होता है इट इज़ अ लर्निंग फॉर अ स्पेसिफाइड स्किल्स। मतलब जैसे कि आपको जिस जॉब के लिए हमने सेलेक्ट किया, सपोज़ हमने आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया, तो हम आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग भी हो सकती है, या फिर ये कुछ घंटों की ट्रेनिंग भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। तो इस तरीके से हम ट्रेनिंग के अंदर आपकी एटीट्यूड और आपकी एबिलिटीज़, स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। बट डेवलपमेंट इज़ अ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एम्प्लॉयज़ टू ग्रो। यानी कि डेवलपमेंट में क्या है कि सपोज़ हम लोगों ने आपको सिलेक्ट तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए किया था, लेकिन उसके अलावा भी हम आपको एक ऐसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे आपके आगे करियर एडवांसमेंट में आपको फ़ायदा हो। सपोज़ हमने उस पर्टिकुलर पर्सन को मार्केटिंग के साथ साथ सेल्स का काम भी सिखा दिया, तो आपकी एक्सीलेंस अब स्पेशलाइजेशन 2 एरियाज़ में हो गई है, तो ये आपके करियर के लिए अच्छा होता है। तो इस तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अच्छा होता है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस को अब हम मेजर कर रहे हैं। जैसे कि आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम में रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो उसको इम्प्रूव करते हुए आप अपनी फाइनल एग्जामिनेशन को देते हैं, फिर लास्ट में आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है वो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है कि आपने क्या किया, और उसी के बेसिस पे हम जज करते हैं कि आप आगे क्या कर सकते हैं। तो लाइकवाइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उनकी एक परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसके अंदर हम अपने एम्प्लॉय की करंट पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। सपोज़ आपने बिगिनिंग में सोचा कि भाई मैं 90% मार्क्स सिक्योर करूँगा या करूँगी, बट आपकी रिपोर्ट कार्ड में आपके 80% मार्क्स आए, तो आप कंपैरिजन कर रहे हो कि 10% की कमी रह गई है। तो अब आप अपने आगे की परफॉर्मेंस को उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, जिसके बेसिस पे हम उनके बारे में आगे डिसाइड करते हैं कि हमें उस एम्प्लॉय के साथ क्या करना है। हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस रिपोर्ट रही तो प्रमोशन भी करना पड़ सकता है, नहीं अच्छी रही तो डिमोशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। जैसी आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रहेगी, उसी के बेसिस पे आपके आगे का जो काम है ऑर्गेनाइजेशन में वो डिसाइड होगा। अगर आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट पॉजिटिव रहती है, अच्छी रहती है, तो आपका प्रमोशन हो सकता है और ये आपको इनकरेज करेगा कि आप और अच्छे से काम करें। अगर कई बार होता है कि कोई एम्प्लॉय एडजस्ट नहीं कर पाता, तो हम उसका ट्रांसफ़र भी कर देते हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी ब्रांच में, या फिर अगर लग रहा है कि काम अच्छा नहीं जा रहा है रेगुलरली, तो हो सकता है डिमोशन भी हो जाए। तो यहीं पे आपकी करियर प्लानिंग वगैरह शुरू हो जाती है। देन आता है हमारा कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब होता है कि जो भी आप काम करो इसके रिटर्न में आपको जो भी पे या रिवॉर्ड मिल रहा है कंपनी की तरफ से, वो कंपेंसेशन होता है। इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, लाइक वेजेस मिल रही हैं, सैलरीज मिल रही हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, कमीशन मिल रहा है। इनडायरेक्ट के अंदर जैसे कि आपका इंश्योरेंस करा दिया, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, या फिर वैकेशंस ऑर्गेनाइज कर दी, तो ये सब। तो देयर आर 8 स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस, नेमली एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें हमने डिसाइड किया कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है हमें और कितने अवेलेबल हैं, दोनों का एस्टिमेशन किया। सेकेंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसी के बेसिस पे हमने प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को इनवाइट करना शुरू किया। देन सिलेक्शन के अंदर हमने बेस्ट को चूज़ किया। फिर उसके बाद हमने प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन का वर्क स्टार्ट किया कि उनको उनकी जॉब पोजीशन दे दी और उनको इंट्रोड्यूस करा दिया ऑर्गेनाइजेशन से। अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करे। उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट चेक करी, उसके बेसिस पे उनके करियर की प्लानिंग हुई, प्रमोशन हुआ। देन कंपेंसेशन, यानी कि जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है एक्चुअल में, जिस चीज़ के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वो कंपेंसेशन उनका लेवल डिसाइड करना।